कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है मॉडल सेट 5 मेरे द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट 5 उसका हम सॉल्यूशन आज हम देने वाले हैं। इस मॉडल सेट में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे मैंने जो 4 मॉडल सेट जो है वो सॉल्व कर दिया है। अगर इन सभी का PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com और वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहां से वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे पहला प्रश्न क्या कहता है जरा देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि 2,10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले लसा और उसके बाद मसा निकाल लेंगे और उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए निकालते हैं। तो 10 और 20 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं या अभाज्य गुणन कर लेते हैं। तो अगर 2 को हम तोड़ेंगे तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। 2 एकम 2 2 ही होता है ना। 10 को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने में 5 और गुने में 1 ऐसे ही तो तोड़ सकते हैं। 2 पंचे 10, 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 ही होगा। ठीक है, आप लोग फैक्टर कर लेना तो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को तोड़ेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं बाबू, तो 20 को लिखेंगे 2 गुने 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 10। ठीक है, और फिर यहां पे हो जाएगा भैया, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 लिख सकते हैं और गुने में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो 2 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं 20 को, तो 2 दूना 4 4 पंचे 20 और 20 से कम 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब हम क्या करेंगे, सबको तो तोड़ लिए, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले HCF निकाल लेंगे। HCF की एक खास बात है, क्या खास बात है कि जो मिलता है उसी को ये लेता है, जो नहीं मिलता है उसको कहता है कि भैया मत आओ, है ना। तो जो मिलेगा उसको लाएंगे। देखिए अब तीनों में देखेंगे, 3 संख्या में था तो तीनों में हम देखेंगे। देखिए इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तीनों में 2 मैच कर गया। इन तीनों में से 1 2 को हम उठा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो गुने में 1 रखेंगे तो वही बात है, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोई मैच नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे, तो HCF 2 हो जाएगा। अब हम बाबू क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM हम कैसे निकालेंगे, तो LCM की भी एक खास बात है, यह बात है कि भैया ये जो मिलता है उसको एक ही बार लेता है और जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेता है। बड़ा दयावान है कि अच्छा तुम लोगों का मैच नहीं हुआ यानी पेयर नहीं लगा, कोई बात नहीं बाबू, आ जा मेरे खाते में, है ना। तो जो मिला यानी 2 2 2 मिला, इन सभी को एक बार ये ले लेता है। उसके बाद जो मिला देखो अब यहाँ 5 5 2 में भी मिल गया तो भी ये ले लेगा, है ना, ये बहुत होशियार है। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, 2 को 5 में से 1 को 5 ले लेगा। अब देखो जो जो नहीं मिला उसको रख लो। देखो ये 2 जो था ना नहीं मिला था, तीनों में से कहीं नहीं मिला था, इस 2 को भी लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 से 2 में गुना करेंगे तो बाबू कितना होगा, 20 होगा, है ना, तो 20 हम लिख देंगे। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 1 1 ये भी तो मिल रहा है, 1 भी तो ले लीजिए। अरे लेंगे तो उससे 1 में गुना करेंगे तो वही बात है, तो काहे लेने जाए, है ना। तो 20 आ गया। HCF 2 LCM 20। अब यहां कहता है बाबू कि लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। तो लसा और मसा का अनुपात पूछे ना तो हम यहां क्या करेंगे बाबू, अनुपात बराबर क्या करेंगे, अनुपात बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो अनुपात बराबर पहले कहता है लसा, बाद में कहता है मसा। तो लसा को ऊपर, आई चोरवा मसा को नीचे हम कर देंगे। तो लसा हमारे पास करेंगे क्या, ऊपर रखेंगे, लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक और मसा यानी महत्तम समापवर्तक
करेक्ट आपने समझ लिया। तो लौसा हमारे पास निकल के आया ये 20 है ना, और मौसा निकल करके आया हमारे पास 2 से काटेंगे तो इस चेला से इस चेला को काटेंगे तो 10 से कटेगा, इसके नीचे भी एक छिपा रह जाएगा, तो 10/1 तो हम इसको लिख ही सकते हैं। तो 10/1 अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10:1 लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 10 रहेगा नीचे 1 रहेगा, तो 10/1 को 10:1 लिखेंगे। तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी है 10:1। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपने इसको समझ लिया बेहतरीन तरीके से। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा दूसरा, आहा बहुत दयावान है, कोई दिक्कत नहीं, कहता कि हम बहुत आसान है, आराम से बना लेना भाई। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो हम 144 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 144 का फैक्टर करके तोड़ लेते हैं। तो हम 2 से लगाएंगे, याद रखना अगर लास्ट में सम संख्या है तो डेफिनेटली वो 2 से लगेगा ही नहीं, सम संख्या से लग जाएगा। 2 से लगाएं तो बाबू ये 7 हो गया, 4 का आधा करेंगे तो 2 हो गया। देखिए लास्ट में सम संख्या ना, अभी भी ये 2 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब भी सम संख्या रहे, 0 रहे तो वो 2 से लग जाता है ना। 2 से लगाएंगे तो ये 36 हो जाएगा बाबू। अब ये देखो लास्ट में फिर सम संख्या, तो 2 से फिर लगेगा। 18 दूना कितना होता है 36, ओ फिर सम संख्या, फिर 2 से लग जाएगा। 9 दूना 18, ये भी सम संख्या आ गया, 2 से कभी नहीं लग सकता है। अब आगे ट्राई करेंगे, 3 से लगा के देखेंगे। लगाने का मतलब देख लेना भाग दे करके पूर्ण से कट जाता है कि नहीं। तो 3 से लगा तो 3 तिहाई 9। अच्छा ये तो आ गया। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो बाबू 144 के अभाज्य गुणनखंड में आप देखो 2 का घात कितना है, 1 2 3 4, यानी 2 का घात जो आया भैया 4 बार, और गुणे 3 का घात कितना आया, तो 3 कितने बार है, 2 बार, तो इसको 3 का स्क्वायर यानी 3 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए इस चलवा को मार देंगे गोली, काहे, 3 का जिक्र नहीं है ना। आ देखिए 2 का जिक्र है तो 2 का घात कितना है, 4 भैया, 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आंसर। कितना आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आओ बच्चों अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो। आइए अब हम तीसरा और चौथा प्रश्न देखते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न कहता है, आहा बेचारा नादान है, बहुत सिंपल है। 45 और 60 का मौसा कहता है कि क्या होगा। देखिए इसे कई तरीका है निकालने का। आप चाहो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके आप निकाल सकते हो, या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट भाग विधि से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भाग विधि बहुत आसान रहेगा। आइए भाग विधि से भी निकाल करके बताते हैं, क्योंकि वो दोनों तरीका हम अलग अलग सेट में बता चुके हैं। हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होता है उस संख्या से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं बड़ी संख्या में। ये भाग विधि से बन रहा है बाबू। तो हम क्या करेंगे, 45 से कम क्या करेंगे, 45 लगा देंगे, घटाएंगे तो बाबू 15 होगा। अब क्या करेंगे, ये 45 जो है ना इधर ला करके घसीट देंगे। 15 चूका कितना होता है, तो सॉरी 60 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। पंडित ये बाबू 45 होता है, और 45 में से 45 घटेगा 0। जब भी 0 नीचे आए तो उसके ऊपर वाला जस्ट जो होता है ना वो HCF होता है, मौसा होता है। तो हमने 3 तरीके से बता दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बताया था। अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से बता देते हैं, है ना। और ये हमारे पास भाग विधि से हो गया, तो इसका HCF कितना निकल करके आया बाबू, 15। और ये क्रिया कब तक करना है, जब लास्ट में 0 ना आ जाए। जब तक 0 नहीं आना है आएगा मतलब तब तक छोड़ना नहीं है उसको, भाग विधि में। करेक्ट ना। तो आपने इसको समझ लिया। तो 0 से जस्ट ऊपर ये 15 है, इसका 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे कहता है चौथा प्रश्न कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा बाबू। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर कोई अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या ही होता है, एग्जाम में आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई परिमेय संख्या है और कोई अपरिमेय संख्या है, उसका योगफल यानी परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है, तो भी आप कहेंगे बाबू अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच चाहे प्लस हो, चाहे जोड़ हो, जोड़ तो एक ही बात है ना, चाहे घटाव हो, गुना हो, भाग हो, तो भी आप क्या कहेंगे बाबू, अपरिमेय संख्या। भाग में ऐसे रहेगा जैसे कि 2/√2, ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। कोई दिक्कत
नहीं है दिक्कत बउआ, आपने समझ लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पूछ रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या की कोई एक खास बात है। खास बात क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत होता है, और दूसरा ये भी होता है कि ये अनावर्ती होता है, मतलब ये रिपीट नहीं होता है। और जो रिपीट नहीं होता है, डॉट डॉट लगा रहता है, तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए डॉट डॉट वाला बच्चा याद कर लेता है कि अरे डॉट डॉट लगा है तो अपरिमेय होगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें रिपीट होता है फिर भी डॉट डॉट लगा रहता है। आइए हम आगे बता देते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गया बाबू, तो ये 4 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट चाहे तो मार सकते हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 और 6। 5वां कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें परिमेय संख्या बच्चों बताना है। पाई क्या परिमेय संख्या है? नहीं, पाई की वैल्यू जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल नहीं परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से जो वर्गमूल होता है ना नहीं निकलता है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें ना तो रिपीट होता है, यानी ये तो अशांत होता है, और दूसरा ये अनावर्ती होता है। ठीक है, और 16/25 का हम निकालेंगे तो निकल जाएगा। 16 का निकालेंगे वर्गमूल तो 4 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 6ठा प्रश्न कहता है कि √7 है, ये क्या है बच्चों? तो अपरिमेय संख्या है ना। आपको पता है कि √7 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम 7वां और 8वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि संख्या इतना 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 है, क्या है? पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे रटे होंगे कि सर यहाँ पे डॉट डॉट लगा है तो ये अपरिमेय है, और डॉट डॉट नहीं लगा है तो परिमेय है। लेकिन अगर ऐसे रटे हुए तो बिल्कुल गलत है। हाँ, हालांकि यहाँ पे ये तो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट डॉट लगा है, लेकिन इसमें एक भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है बाबू। जैसे कि 2.13 है, फिर डबल एक है, फिर ट्रिपल एक है, फिर 4 है ना, और डॉट डॉट है, तो ये रिपीट नहीं है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि क्या 2.1414 डॉट 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 क्या ये भी अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है संख्या, और जो रिपीट होता है वो परिमेय संख्या होते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे परिमेय संख्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि जो भी संख्या रिपीट होता है उस पर हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। जैसे 1 4 रिपीट हो रहा है ना, तो 1 4 के ऊपर बार लगा देते हैं, और बार जिस संख्या पे लगा रहेगा समझ जाना वो परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में हम इसको बदल देते हैं। अगर बदलना नहीं आता है तो इस पे हम बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, अगर नहीं पता है तो डिटेल में देख लेना। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ट्रिक से बता रहे, 214 लिखेंगे। ठीक है, 214 हम लिख दिए। कितने संख्या पे रिकरिंग है? तो आप कहेंगे 2 संख्या पे रिकरिंग है तो 2 को 9 डाल देंगे। ठीक है, दशमलव रिकरिंग के बीच जितनी संख्या होती है उतनी संख्या ऊपर वाले संख्या में से घटा देते हैं, लेकिन दशमलव रिकरिंग के बीच एक भी संख्या नहीं है तो हम नहीं घटाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सॉरी। देखो यहाँ पे क्या है कि दशमलव और रिकरिंग के बीच अगर जितनी संख्या होती है उसके बदले उतना जीरो हम नीचे रख देते हैं। याद आ गया? उतना जीरो हम क्या करते हैं? नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक भी संख्या नहीं, दशमलव रेकरिंग के बीच कोई भी संख्या है नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं रखेंगे। और रेकरिंग के बाद जो भी संख्या आता है उसको हम ऊपर से घटा देते हैं। तो रेकरिंग के बाद 2 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। चलो हम घटा देते हैं, तो 200 क्या होता है? 12 और बट्टे हो जाता है 99, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस टाइप की एक और बता दें, जैसे कि 2 दशमलव आपको दिया जाए 5 और 4 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग रहेगा, तो अब कैसे कीजिएगा? तो सिंपल सी बात
बात है 254 लिख दीजिएगा बउआ, ठीक है। और रेकरिंग क्या गो संख्या पे, एगो संख्या पे तो एगो 9, जय गो संख्या पे रेकरिंग तैगो 9, ठीक है। तो एक संख्या पे रेकरिंग है तो एगो 9, दशमलव रेकरिंग के बीच में एगो संख्या तो नीचे एगो जीरो रख दीजिए, जय गो संख्या तैगो जीरो रखिए, ठीक है। अब रेकरिंग के बाद जो भी संख्या उसको घटा दीजिए, तो रेकरिंग के बाद 25 है, 25 को घटा दीजिए, ठीक है, घटा देंगे ऊपर से। अब देखो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो भैया 4 में से 5 जाएगा तो नहीं जाएगा, हाथ से ले लेंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14, ये बचा कितना 4, और 4 में से 2 जाएगा तो बाबू हो जाएगा 2, और ये बचा कितना हमारे पास वही रहेगा कितना 2, तो 2 229 और बट्टे में 90, यही तो बाबू आंसर है। इस पर तो मैं वीडियो बना रखा हूँ स्पेशल, है ना, तो आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अच्छा अब ये जो 8वां प्रश्न है ना, 8वां को जरा हम देख लेते हैं। 8वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो मतलब समझ जाना आगे घुमा दिया, परिमेय पूछ रहा है आपसे, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब समझ जाना कि कौन परिमेय संख्या वो पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे कौन है, तो देखो ये नहीं है परिमेय संख्या, ये भी नहीं परिमेय संख्या, ये जो है बाबू ये हमारे पास परिमेय संख्या है। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कौनो दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, तो हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन। आइए अब हम देखते हैं बाबू 9वां और 10वां प्रश्न। 9वां कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। शून्यक आपको पता होगा कि कैसे निकाला जाता है, तो शून्यक निकाला जाता है जो बहुपद दिया गया है x² प्लस के 3x और प्लस के 2, उसका हम क्या करते हैं तो तोड़ देते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले हम गुणनखंड तोड़ देते हैं, x² में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 2x² हो जाएगा, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करके रख दो। उसके बाद बीच वाले को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 3x पूरे और गुना करने पर प्लस के 2x² पूरे। तो आप सोचोगे क्या सोचोगे कि x², अब इसको तोड़ना है ना, तब प्लस के 2x और प्लस के x में तोड़ दो, 2x एगो x कितना हो जाएगा 3 गो x, 2 गो x और एगो x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस के 2 तो 2, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे बाबू, इसका अलग कॉमन इसका अलग कॉमन ले लेना, तो x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस के 2 हो जाएगा करेक्ट, और इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस के 2 हो जाएगा, इन दोनों में से क्या करेंगे एक निकाल लेना, तो x प्लस के 2 आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए तो इसके बराबर भी 0 रख देना और इसके बराबर भी 0 रख देना। तो जब अगर आप x प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 2 इधर आया तो माइनस के 2 आ जाएगा। उसी तरीके से x प्लस 1 के बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के बराबर से उधर जाएगा तो माइनस के 1 आ जाएगा, यही ना जाएगा। तो -2 -1 देख लेना किस में है, -2 -1, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कॉमा है तो इधर ही आगे पीछे करिए सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन जो है ना वो टाइप कर दिया है मॉडल सेट 5 में, है ना, आप लोग ऐसे ही चुटकियों में बना लोगे, ठीक है। 10वां क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखिए रैखिक समीकरण जो होते हैं ना उसका घात 1 होता है, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है 1 होता है। द्विघात समीकरण घात कितना होता है तो 2 होता है। कभी कभी पूछ देगा कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है तो आप कहना 2, ठीक है। त्रिघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो है ना रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण तक ही होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता है। सॉरी रैखिक समीकरण, ठीक है। तो रैखिक समीकरण घात 1 होता है और द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण 3, सही मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इसका एक यह करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 और 12। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है यदि समीकरण kx - 5x बराबर 2 तथा 6x प्लस के 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो, अब कोई हल ना हो तो तब पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। कोई हल ना होने का कंडीशन क्या है बाबू, आपको पता है, ये होता है कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं बाबू c1 बटा में c2। कहने का मतलब कि आप जब निकालेंगे तो ये मान इस मान के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये समझ लेना। तो आप चाहो तो बराबर से इधर ला करके इसको तोड़ लो, इसको भी तोड़ लो, नहीं तोड़ना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं। ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1, ठीक है। ये हो जाएगा बाबू a2 और ये हो जाएगा हमारे पास b2, देन ये हो जाएगा c2। देखो इस पे हम तुला a1 बटा a2, तो a1 हमारे पास x वाले जो होते हैं, चर वाली संख्या नहीं लेते, अचर वाले ले लेते हैं, तो यहाँ पे a1 हमारे पास हो जाएगा k और a2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो k हम अचर में इसलिए लिए क्योंकि उसका मान ही निकालना है ना, तो k/6 हो गया बराबर,
b1 बटा b2, तो b1 हमारे पास है -5 और b2 हमारे पास क्या हमारे पास है 2, तो हम 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में ये नहीं है तो इसका कोई लेने की ज़रूरत आपको नहीं है बाबू। अब r पर क्या करो, गुना कर लो 6 से माइनस, या पहले k से 2 में गुना करोगे तो 2 के होगा, बराबर में -5 में और 6 से बाबू गुना करोगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काट लो ना तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, तो के का मान जो हो जाएगा भैया -15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। तो के का मान -15 आ गया और डी आंसर राइट हो गया। 12 क्या कहता है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या होगी। आपसे पूछा जाएगा कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो हल कितना होता है, आपको तो पता ही होगा। देखो ग्राफ प्रतिच्छेदी का ये एक हल है, तो एक हल का ग्राफ कैसा होता है, वो होता है a1 बटा में a2, है ना, और बराबर नहीं b1 बटा में b2। इस प्रकार का जब कंडीशन आता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। और प्रतिच्छेदी वाले का कितने हल होता है, केवल एक हल होता है बाबू, एक हल, कोई हल नहीं का क्या होता है, कोई हल नहीं का कंडीशन जो होता है वो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर नहीं बाबू c1 बटा में c2। इस प्रकार का जब भी समीकरण यानी दो रैखिक समीकरण तुलना करोगे इस प्रकार के आ जाएगा तो कोई हल नहीं, ठीक है। अच्छा अनंत हल का क्या होता है, तीनों बराबर होंगे, यानी a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, ठीक है, तीनों बराबर होंगे, कोई नहीं। इसका क्या होगा, कुछ नहीं है, हमारा पता नहीं, पता क्या केकरो नहीं पता है ना, ठीक है। तो आपने इसका समझ लिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है ना लेते हैं। इसके अब हम 13 और 14 देख लेते हैं। 13 कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 के विवेचक होंगे। विवेचक यानी व्युत्कर बोले तो d। अब हमको d ज्ञात करना है, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है बाबू। तो b हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये v की वैल्यू और ये c की वैल्यू होती है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास सॉरी पहले b है तो b का मान पुट करो, b की वैल्यू -4 है, x हम नहीं लेते हैं, चर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कर देंगे बाबू, माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है तो 2 लिखेंगे, और गुने में c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है तो 3 लिखेंगे, है ना। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो -4 का स्क्वायर हो जाता है बाबू 16, ठीक है। और -4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाता है 24। तो हम अगर 16 में से 24 घटाएंगे, है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो d का मान 8 हो जाएगा माइनस का, तो -8 ये है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 14 कहता है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वंतर है। अब इसमें सार्वंतर बताना है, तो d हम कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो -4 में से क्या करेंगे, माइनस के 0 को घटाएंगे तो क्या होगा -4 ही होगा। एक और बार और थोड़ा देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। आगे वाला पद देखो -4 है, -8 है, -8 से पीछे -4 है, उसको घटा देते हैं। तो इसको घटा देंगे -4 को, तो जब घटा देंगे तो कितना होगा देख लो बाबू। तो ये जो हमारे पास जो आएगा ना -8, देखो माइनस माइनस प्लस, घटा रहे हैं इसलिए को ब्रैकेट में रख लेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये 4, तो कितना हो जाएगा देखो -8 4 में से घटेगा। तो आप क्या करो 8 में से 4 को घटा दो तो 4 होगा, और जो संख्या बड़ी है ना उसका चिन्ह लगा दो। तो संख्या 8 जो है बड़ी है उसका चिन्ह है माइनस का, माइनस लगा दो। तो -4 यहाँ भी, -4 यहाँ भी, इसका मतलब डी जो है ना यानी सार्वंतर जो है वो -4 ही आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट मार लो। अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। आइए बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 16 हम सॉल्व करते हैं। 15 जो है ना वो पीडीएफ में ना गलती टाइप कर दिया है, ठीक है। तो हम 16 क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ना आप लोग आंसर नहीं दे पाए होंगे क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो 16 क्या कहता है बाबू कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। अब 10 पदों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 पदों का योगफल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a निकालेंगे। तो 2,7,12 जो है ये समांतर श्रेणी, इसमें पहला पद a बराबर यानी दिया गया है 2, और सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। तो d बराबर क्या होता है कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते हैं, 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो सार्वंतर d यानी 5 निकल गया, ठीक है। अब 10 पदों का योग कह रहा है भाई,
मतलब जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, इसी तरीके से चौथा पांचवा पद ऐसे करके 10 पद तक है और उन 200 पदों का योग पूछ रहा है। तो पदों के योग को हम किससे प्रेजेंट करते हैं बाबू? एसएन से प्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? एसएन से। लेकिन याद रखना 10 पदों का योग करा है, यानी पद जो है ना एन से, यानी बोले तो एन के जगह पे 10 आ जाएगा। तो हमें कह रहा है 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो एन के जगह पे ये रहेगा। आपको पता होगा कि एस एन बराबर क्या होता है बाबू? n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है बाबू। ठीक है, n के जगह पे तो 10 है, हम 10 पुट कर देंगे, बट्टे में 2 रख देंगे। अब देखो 2 गुने में a के जगह पे हम रखेंगे क्या? 2 रखेंगे, और प्लस में क्या करेंगे? n के जगह पे रखेंगे क्या? n के जगह पे 10 है, हम 10 रखेंगे, माइनस के 1 रखेंगे, और डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम रख देंगे बाबू 5। अब करेंगे क्या? 2 से भाग देंगे, 10 में तो 5 आ जाएगा, है कि नहीं? 2 से काटो, 2 पंचे 10। अब इधर बचा क्या? 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, और प्लस में 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 से इस 5 में गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, है कि नहीं? अब होगा 5, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। 45 4 कितना होता है? 49 होता है। 49 में हम क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। 9 पची 45 के क्या होता है? 5 हासिल गया 4, 5 का 20, 4 24। ठीक है, कोई दिक्कत? 245 आ गया। कितना हो बाबू? 245 हमारे पास ये आंसर आ गया। 245 ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आइए हम अगला प्रश्न क्रमांक 17 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 17 कहता है कि प्रथम 1000 धन संख्याओं का योगफल क्या होगा? आपको 1000 संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताना है। कहने का मतलब जैसे आप संख्या लिखते हैं ना, गिनती की 1 है ना, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, टोटल आपको गिनती करके जाना है 1000 तक, और इन सभी का क्या ज्ञात करना है बाबू? योग ज्ञात करना है। तो 1000 धन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको यहां से पता चला कि प्रथम पद हमारे पास 1 है, और सार्वंतर क्या है? तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा बाबू? 1 होगा। ठीक है, अब ये प्रथम पद सार्वंतर आ गया। अंतिम पद यानी देखो, जैसे कि ये पहला पद है ना, पहला पद है, ये क्या है? दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, ये ऐसे करते करते ये कैमा पद है? 1000वां पद है। तो 1000वां पद को हम क्या कहेंगे? 1000। लेकिन यहाँ कहता है कि योगफल ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे बाबू? इसको रख देंगे क्या? इसको रख देंगे कि एसएन, तो एन के जगह पे यहाँ पे कितने टोटल, इसमें कितने पद है? तो 1000 पद है, तो हम यहाँ 1000 रख देंगे। ठीक है, तो एसएन का जो होता है ना, एसएन से हम क्या निकालते हैं? पदों का योग निकालते हैं, तो एन के जगह पे ये आ जाएगा बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ओके, आपने समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे? निकाल लेते हैं। तो एसएन एन के जगह पे पता चल गया 1000 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसएन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में क्या होता है? डी। यही ना होता है? तो यही होता है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे n के जगह पे रखेंगे क्या? 1000, तो हम रखते हैं 1000, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, है ना। अब बट्टा में 2 है तो 2 रख देंगे। अब करेंगे क्या? 2 गुने में a की वैल्यू हमारे पास है 1, और प्लस में n की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो n की वैल्यू जो है बाबू ना, क्या है n की वैल्यू? यहाँ पे देख लो, तो n की वैल्यू हमारे पास वही 1000 है, तो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे। ठीक है, माइनस में 1, अरे बाबू आजा, हाँ 1, और इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे। चलो आप काम करते हैं, इसका 2 से भाग देंगे, ये 500 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और प्लस में 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 होगा ना। अब 999 में 1 से गुना करेंगे तो 999 ही होगा। अब क्या करते हैं? 500 लिख लेते हैं, कोष्ट का मतलब ये गुना हो जाएगा। 999 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1001 होगा। 1000 क्या होगा? 1 होगा, तो मैंने 1001 कर दिया। अब गुना कर देते। गुना कैसे करेंगे? देखो 00 साइड में रख लो। ठीक है, 5 से गुना कर दो। 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, 5 से 0 में 2 0 में गुना करेंगे तो वही 0 ही होगा, क्योंकि 5 से 0 में 0 गुना होगा। 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 होगा। 500 यानी 500 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौनो दिक्कत है बाबू? ना दिक्कत है। तो 1000 पदों का योग यानी प्रथम धन यानी 1000 धन संख्याओं का योगफल कितना होगा?
तो 500 कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। अगला आइए अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी, क्या होगी आप बताइए। तो बड़ा सिंपल है, एक समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे बाबू। तो ये समबाहु त्रिभुज बना लिए, और समबाहु त्रिभुज एबीसी है तो हम एबीसी चलो दर्शा देते, ए बी और ये सी मैंने दर्शा दिया। अब कहता है इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, आपको पता है कि सम मतलब समबाहु, सभी भुजा बराबर है इनके, है ना। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12, ये भी 12 हो जाएंगे और ये भी 12 हो जाएंगे, करेक्ट। तो 12 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। अब कहता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या करना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने, तो इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो लो भैया ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा दिए, और ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। आपको पता है जब ये जो लंब आया तो इन दोनों को बीच में यानी भाग दिया बराबर बराबर दूरी में, तो ये पूरे 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, ये भी 6 हो जाएंगे, इसका नाम रख देते हैं ओ। अब चलते हैं, जब लंब डालाता है ये समकोण, ये भी समकोण, ठीक है। चलो हम किसी त्रिभुज में चल देते हैं, ए बी ओ या फिर ए सी ओ, किसी में भी चल सकते हैं, ठीक है। तो आइए ए ओ बी में चलते हैं, तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो ए ओ बी में क्या करेंगे भैया, देख लो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, तो ये तो हो जाएगा 12 कर्ण, 6 हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा क्या हमारे पास लंब, और ये जो लंब है इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो निकाल लेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है बाबू, लंब बराबर जो होता है वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो कर्ण हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और इसका रूट अंडर कर देंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144 बाबू, और माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 144 में से 36 क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये 14, 6 मतलब घटाएंगे, हासिल लेंगे तो ये 814, ये बचा कितना, तो बच गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो चलो घटा लेते हैं, या फिर ऐसे कर लो, ये 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 और ये 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत 108 आ जाएगा बाबू। अब 108 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 108 का जब हम तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो ये 5, ये 4, 54 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2, ये 7 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएं तो ये 9 हो जाएगा, ये फिर 3 से लगाएं तो ये 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये आ जाएगा। तो रूट क्या कहता है, रूट कहता है बाबू कि 2 में से एगो बाहर करो, तो 2 में से एगो 2 बाहर आएगा, है ना। 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर जो पेयर जिसका ना लगा उसको अंदर रखो, 3 का पेयर नहीं लगा तो अंदर रहेगा। 3 दूना क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 दूना 6, 6 रूट अंडर 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 रूट अंडर 3। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ओके इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ये अब हम प्रश्न क्रमांक 19 और 20 को हम सॉल्व करेंगे। 19 कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। प्यारे बच्चों हमने त्रिभुज चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें बताया था थ्योरी के बारे में, है ना, कि जब कोई 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और उनके क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछे तो उनकी संगत भुजा का जो अनुपात होता है ना उसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्ग के बराबर कर देंगे, यानी 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी जो भुजा है ना संगत भुजा का अनुपात उसके वर्ग के ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वर्ग कर दो, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 9:25, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 20वां कहता है कि बिंदु 6,-5 में x नियामक है। ये पूछ रहा है कि x नियामक क्या है बच्चों। x नियामक का मतलब है कि आपसे भुज पूछा जा रहा है, और y नियामक है तो आपसे कोटि पूछा जा रहा होगा, ठीक है। तो पहले होता है x और दूसरा होता है y। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, या फिर कह लो x नियामक को भुज, y नियामक को कोटि। तो चलिए कोटि हम बता देते, भुज बता देते हैं कि x नियामक पूछा जा रहा है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 और 22। 21 कहता है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है। पाद में पूछा जा रहा है या चतुर्थांश बोले तो क्वाड्रेंट एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे कि इस तरीके से आप पाद बनाते होंगे, तो ये है प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद है बच्चों, और ये हमारे पास क्या है तृतीय पाद, और ये हमारे पास है चतुर्थ पाद, ठीक है। तो ये पाद है। अब इसमें देखना कि आपको पता होगा ये x और इधर जो होता है माइनस वाले x,
ऊपर क्या होते हैं प्लस वाले x और नीचे क्या होते हैं माइनस वाले y, ठीक है, ऊपर y और नीचे y x बोल दिया, ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास मूल बिंदु होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब कहता है कि प्रथम पाद में क्या होता है कि भैया प्लस प्लस होते हैं प्रथम पाद में, ठीक है। द्वितीय पाद में क्या होते हैं, इधर तो x माइनस वाले होते हैं, तो पहले हम x वाला लिखते हैं, ठीक है, माइनस और y वाला लेंगे, क्या ये प्लस का है तो हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब तृतीय पाद में क्या है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस, तो x वाले इधर सब माइनस का है ना, और y वाले नीचे क्या है, सब माइनस का है, तो ये माइनस माइनस। अब देखो चतुर्थांश में क्या है, हम तो सबसे पहले x वाले लिखते हैं, यानी x वाले का चिन्ह, तो ये x वाला है और इधर क्या है, सब प्लस का है, तो पहले x वाले का लिख देंगे प्लस, उसके बाद नीचे y वाले क्या है, माइनस का है, तो हम लिख देंगे माइनस। अब आपसे पूछ रहा है कि किस पाद में है, तो आपको पता चल गया है कि ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद है, सब में चिन्ह भी पता चल गया। तो देखो संख्या से हमें मतलब नहीं रहता है, हमें देखना है चिन्ह। ये 4,3 है, इसका मतलब 4 के आगे क्या छिपा है, प्लस, और 3 के भी आगे क्या छिपा है, प्लस। प्लस प्लस ढूंढो किस पाद में है, प्लस प्लस ये है प्रथम पाद में, तो इसका हो जाएगा आंसर प्रथम पाद। प्रथम पाद कह लो या प्रथम चतुर्थांश कह लो, एक ही बात है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कहता है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है, तो ये हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु जो होता है x भी 0 होता है और y भी 0 होता है मूल बिंदु पे, ठीक है। तो x भी 0 और y भी 0 होता है, तो मूल बिंदु से दूरी कहता है इतना इतना की ज्ञात करने के लिए ना, तो बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु क्या होगा बाबू, 0 0, और इसका -3,4, इन दोनों की दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र आपको पता है ना कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है, या फिर x2 - x1 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम क्या करते हैं, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। x1 माइनस के x2 कर देते हैं, तो x और x1 की जगह पे क्या है, 0 है, सूत्र लगा रहे हैं डायरेक्ट हम, ठीक है। दूरी सूत्र आपको पता है, नहीं पता तो लिख देता। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये होता है, ठीक है। अब x1 भी इधर कर सकते हैं, x2 भी उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। तो इसी पे तोड़ देते हैं x2 हमारे पास क्या है, 3 है, 3 में से घटा देंगे x1, 0 है तो 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में देखो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, और माइनस में y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास 0 है तो 0 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे बाबू, रूट लगा देंगे, है कि नहीं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस में 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 कितना होता है बाबू, 25 होता है, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, तो 5 ही ऑप्शन डी में है ना, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 23 और 24 को हम सॉल्व करेंगे। आपके पीडीएफ में जो 23 है ना वो 24 होगा, और जो 24 है वो 23 होगा, ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ये कर दिया था, लिख दिया था, ऐसा हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, आपसे पूछ रहा है। देखो जब भी अगर आपसे पूछे कि बिंदु y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो x वाले का जवाब देना, और x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे y अक्ष कहलाता है, y अक्ष यानी कोटि कहलाता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है किसी बिंदु y अक्ष से यानी कोटि से दूरी क्या कहलाती है, तो भुज कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू, ठीक है, आपने इसको समझ लिया। 24 क्या कहते हैं कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है, ये x1 ये y1 रहेगा, ये x2 हमारे पास और ये y2 रहेगा। तो x2 हमारे पास है -2, तो -2, उसके बाद माइनस है तो माइनस, x1 हमारे पास कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस में। y2 हमारे पास क्या है, तो y2 हमारे पास है 3 लिखेंगे, और माइनस y1 है हमारे पास क्या 3 है, तो 3 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर हम करेंगे क्या, रूट लगा देंगे। अब बच्चों -2 क्या होता है, तो बच्चों माइनस का 4, अब -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, सिर्फ 16, माइनस का 16 नहीं, प्लस का 16, ठीक है, क्योंकि -4 गुने -4, 4 से 4 करेंगे 16, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का
3 में से 3 जगह 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 है ना। 16 और 0 जोड़ेंगे तो 16 ही ना होगा, और 16 को वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 4 होगा। 4 देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, ठीक है। तो आपने इसको भी समझ लिया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 और 26, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है, एक्स अक्ष के मूल बिंदु से P जो हमारे पास है -3,6 की दूरी है, ये पूछा जा रहा है। तो एक्स अक्ष से मूल बिंदु P से मूल बिंदु से P इतना की दूरी ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल है। तो एक्स अक्ष पे मूल बिंदु क्या होता है बाबू, 0,0, एक्स और वाई दोनों 0 ही होते हैं, ठीक है। तो 0,0 और हमें क्या याद करना है, -3,6 ये जो दिया गया है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र तो कई बार लिखे हैं, क्या होता है x2 - x1, तो x2 हमारे पास है -3, घटा देंगे 0 और इसको होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1, तो y2 हमारे पास है 6 और माइनस के y1 क्या है हमारे पास 0, हम 0 को क्या करेंगे घटा देंगे। अब लगा दीजिए रूट। अब क्या करेंगे, -3 में -0 जोड़ेंगे तो -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9 बाबू, और प्लस में 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, ठीक है। अब रूट लगा दीजिए, बराबर में कितना होगा 36, 9 कितना होगा, जोड़ेंगे ही, क्या दिक्कत है, जोड़ देते हैं। 36 है ना, तो 45 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 45, ओके। 9 चौक 36 और 9 पचे 45। अब 45 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तोड़ देंगे। लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से कभी नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3 हासिल जाएगा 15, 3 पचे 15, 15 45 हो गया ना। 3 से लगाएं तो 5 होगा। रूट कहता है कि 2 गो में से एगो बाहर करो, तो 2 में से एगो 2 क्या होगा, बाहर होगा। इसका पेयर नहीं लगा तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो 45 को तोड़ेंगे तो इतना आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 26 देख लो, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वही दूरी सूत्र से हम लगा देंगे। तो x2 - x1, तो x2 हमारे पास है 36 और माइनस के x1 है 0, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में y2 - y1, तो y2 हमारे पास है 15 और माइनस के y1 हमारे पास है 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये करेंगे, रूट लगा देंगे। अब हमारे पास क्या हो, 36 - 0। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1296 होगा क्या, 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। अब प्लस में हम क्या करेंगे, 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर होगा 225 होगा बाबू, ठीक है। अब ये रूट लगा दो। अब हम क्या करेंगे कि 1296 प्लस में 225 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि 6 5 11 के 1 हो जाएगा हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1। अब उसके बाद 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और ये होगा 1521 हो जाएगा। अब ये रूट अंडर, ठीक है। 1521 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि 39 गुने में 39, बिल्कुल लिख सकते हैं 1521 को। तो 2 गो रूट में से एगो रूट बाहर आ जाएगा, यानी 39 आंसर आ जाएगा। मैं कंफर्म करता हूँ कि 1521 का वर्गमूल, चलो 39 से 39 में गुना करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1521 आ जाना चाहिए। 9 9 81 के 1 होता है, हासिल जाता है कितना, तो 8 जाता है। 9 3 27, 27 और 8 जो है हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 35। फिर इसका भी 3 से गुना कर दो, तो 9 3 27 के होता है बाबू 7, हासिल 2 3 3 9, और 9 और 2 कितना होता है 11, है ना, जोड़ दो 1 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 और ये हाँ 1521 ही आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। 39 देख लो कहाँ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। अब ये हमारे पास सोल्व हो गया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 2,3, -1,0 और 2,-4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, हम ट्रिक से भी देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2 होता है, लगा दो बड़ी कोष्ठ, उसके बाद लिखो क्या x, फिर अंदर ले लो, फिर लिखना क्या y - के y, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे कर देना। फिर लिखना प्लस के x, फिर लिखना क्या y - के y, फिर लिखना क्या प्लस के x, फिर लिखना बाबू y - के y, आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब करना क्या है, स्टार्ट करना 1 2 3, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ठीक है, 3 हुआ ना, स्टार्ट कर दिए ना हम। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स मारेंगे, ठीक है, याद 1 2 3 कर दिए। अब यहाँ से ये x1 है ना, अब ये x जो है ना ये 2 में बदल जाएगा, x1 ये x2। अब 2 से डिसाइड करना, 2 के बाद क्या होता है बाबू 3 आता है,
तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, लेकिन 4 नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा अधिकतम संख्या 3 तक ही है। तो 3 के बाद यानी रिवर्स भाग जाएंगे, शुरू से आ जाएंगे, तो 3 के बाद हम कहेंगे 1 होगा। ठीक है, अब देखो x है ना, ये x1 था, x2 था, x को ये हो जाएगा x3। अब 3 के बाद तो ऐसे 4 आता है, लेकिन 3 के बाद हमारा अधिकतम संख्या समझो कि 3 तक ही है, तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद डायरेक्ट शुरू से आ जाएंगे, यानी 1 पर आ जाएंगे। 1 आ गए, और 1 के बाद क्या होता है बाबू, 2, तो 2 हम 2 कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पुट करते हैं, कैसे करेंगे, 1/2 बराबर x1। सबसे पहले ये हमारे पास ये पहला, दूसरा, ये तीसरा 3 बिंदु है, तो इसमें x1 y1 होगा, इसमें x2 y2 होगा, इसमें x3 y3 होगा। ठीक है, चलिए हम पुट करते हैं। x1 इसमें होगा, x1 हमारे पास है 2, हम 2 पुट कर दिए। y2 दूसरे वाले में होगा, ये x1 है, ये y2 है, y2 हमारे पास है 0, हम 0 रख देंगे, माइनस y3 हमारे पास क्या, माइनस के 4 है ना। तो देखो भैया, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 4 हम डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो हम प्लस करेंगे। x2 दूसरे वाले में होगा, x2, ये x2 है, माइनस का 1 है, ये प्लस ये माइनस गुना करेंगे तो डायरेक्ट माइनस से करना दो, तो x2 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1। y3 हमारे पास है माइनस का 4, हम लिखेंगे माइनस के 4, और माइनस y1 हमारे पास क्या है, इसमें होगा x1 ये है, y1 ये, y1 3 है तो 3 लिखेंगे, है ना, मैंने लिख दिया। प्लस में x3 हमारे पास क्या है बाबू, ये x3 2 है हमारे पास। ठीक है, तो x3 हम 2 लिखेंगे, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। y1 हमारे पास क्या है, तो y1 यहाँ हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास बाबू 0 है, हम 0 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, 1/2 लिख देते हैं, 4 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4 से 2 में गुना करेंगे तो बाबू 8 होता है, मैंने 8 कर दिया। अब देखो -4 -3 माइनस के 7 होता है, -7 से -1 में गुना करेंगे तो प्लस का 7 ही होगा। ठीक है, अब देखो 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस के 3 दूना 6 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब देखो, अब इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम जोड़ देते हैं, तो कितना होता है, देखो 8 6 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 होता है, तो ये गुने में ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 21 से गुना हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो क्या होगा, 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21, और बट्टे में 2 मात्रक, है ना, या वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक ही होना चाहिए, वर्ग यानी स्क्वायर, है ना, वर्ग मात्रक। अब देख लेना किस में है, तो आप देख सकते हो बाबू, ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर, 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। आइए अब हम 28 और 29 को सॉल्व करते हैं। 29 का ऑप्शन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपके PDF में है, चलो नहीं लिखा तो। अब 28 को हम सॉल्व करते हैं। कहता है यदि α/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 cosec अल्फा बराबर क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना कर लेना। 1 से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा बराबर 4 से 15 डिग्री में गुना करेंगे, 15 चौके 60 डिग्री हो जाएगा, तो अल्फा के जगह पे 60 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों √3 है तो √3 लिखेंगे, उसके बाद कॉसेक अल्फा के जगह पे रख दो 60 डिग्री। अब तो आपको आ जाना चाहिए √3 गुने में कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 2/√3 होता है। √3 से √3 कट गया तो बराबर में आ गया क्या, 2 आ गया, तो ये 2 करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। जरा हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है, वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, 29 के ए में दिया गया है 0 डिग्री, बी में दिया गया है बाबू 30 डिग्री, और सी में दिया गया है 45 डिग्री, और डी में दिया गया है बाबू 60 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देख लो, tan थीटा है ना, कोई बात नहीं, ये रखो tan थीटा, और बराबर में ये 4 है ना तो 4 लिखेंगे, 4 गुना में बराबर से इधर जाएगा तो बट्टा में, 4 से 4 कैंसिल तो 1, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan थीटा और बराबर 1 का वैल्यू tan 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है ना, तो tan से tan कैंसिल, थीटा की जगह पे आ गया 45 डिग्री, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। आइए अब प्रश्न क्रमांक 30 और 31 को हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे कहता है कि sin A × cosec A बराबर होगा, कैसे निकालेंगे आपको पता है बच्चों,
दोनों में से किसी को भी बदल लो। तो साइन ए को अगर हम तोड़ेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, 1 में कॉसेक ए होता है ना, कॉसेक ए होता है। ओके, और गुने में ये गुना का चिन्ह है और ये हमारे पास क्या है, कॉसेक ए है। तो कॉसेक ए से कॉसेक कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, 1 बचा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर। अब देख लो इसका करेक्ट आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अब हम 31 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 31 नंबर क्या कहता है बाबू कि साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बदल लो। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन को ही चलो बदल लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बाबू तो ये साइन है तो साइन ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करना कि 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटाएंगे कि 20 डिग्री आ जाएगा, उस हिसाब से क्या तोड़ लेना है। तो 90 डिग्री में से आप सोचो कि कितना डिग्री घटाया तो 20 डिग्री आएगा, तो आप कहोगे 70 डिग्री घटा देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, है ना। साइन तो साइन 20 डिग्री हमको लाना है तो 90 में से 70 डिग्री घटा देंगे, 20 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब ये माइनस के कॉस 70 डिग्री है तो 70 डिग्री करेक्ट। अब देखो यहाँ से हम करेंगे क्या कि साइन जो है बाबू, साइन 90 में से 70 घटाएंगे तो सोचो हम घटाएंगे ना, हम घटा के तो तोड़े हैं। आपको पता होगा फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा के स्थान पे। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है, और थीटा के स्थान पे कितना है 70 डिग्री, तो हम 70 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस तो माइनस और उसके बाद कॉस 70 डिग्री है तो 70 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल, बराबर में आ गया क्या, 0। ठीक है, क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। अब कैंसिल 0 देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख लिए यहाँ पे 32 और 33 इनको सॉल्व करते हैं। कहता है कि किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कहते हैं। जैसे कि बाबू ये हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त को 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बाबू इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 33 कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे कि आप मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब है छू करके जाना। तो चलो ये यहाँ से मान लो कि यहाँ से ये जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लो, तो ये हम स्पर्श रेखा खींचे तो इसे ये कितने बिंदु पर क्या किया, स्पर्श करती है। तो केवल बाबू एक बिंदु पर जो है ना ये स्पर्श करती है। आपको पता है कि वृत्त पर अनंत बिंदु होती है, ठीक है, और अनंत बिंदु पर भैया अनंत स्पर्श रेखा क्या है, खींचे जा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप कहेंगे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्यों, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती है, ठीक है, और एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए अगला हम लेते हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 34 और 35। 34 कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार, जैसे कि एक वृत्ताकार तार है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। कितनी है बाबू, 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। कहने का मतलब जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है, त्रिज्या वाले एक वृत्त है, वो तार से बना हुआ है और इसी तार को मोड़ करके क्या है, एक वर्ग बनाता है बाबू। क्या बनाता है, वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी इस वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करनी है। अच्छा ये बताइए, जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार, यानी कहने का मतलब ये तार का है, ठीक है, तो ये जो वर्ग बना गया है, यानी सॉरी ये वृत्त बनाया गया है और इसे मोड़ करके फिर वर्ग बनाता है। तो किसे मोड़ करके बनाएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं राउंड राउंड गोल गोल घूम रहा है, इसी को ना मोड़ करके बनाएगा इस रूप में, है ना। तो ये जो घूम रहा है गोल गोल, ये क्या है एक्चुअल में, ये वृत्त की परिधि है बाबू। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू, 2πr होता है। तो 2 गुने पाई का मान होता है क्या, 22/7, तो 7 लिखेंगे, गुने r, यानी त्रिज्या कितना है 28, तो 28, 7 चौक कितना होता है 28, कट गया। अब देखो 4 दूना 8, ठीक है, अब 8 में 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, 176 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या।
तो ये इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। अब इसी परिधि को क्या किया है, एक वर्ग बना दिया है। तो इस परिधि को एक वर्ग बना दिया, इसका मतलब इसका जितना परिधि होगा उतना ही इसका परिधि होगा। तो इसका परिधि कितना भी हो जाए, इसका हो जाएगा 176, क्योंकि इसी परिधि को मोड़ करना एक वर्ग बना दिया है। तो जितना इसका परिधि उतना इसका भी परिधि, ठीक है। अब कहता है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारी एक वर्ग की भुजा है, ठीक है। और एक्चुअल में ये क्या है, तो ये क्या है, परिमिति है। तो चलिए हम परिमिति निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बाबू, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप तो सबसे पहले दिया गया है 176, तो हम 176 लिखेंगे। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने में भुजा, ठीक है। अब भुजा हमको निकालना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा बाबू, बट्टा में जाएगा, काट दो ना। 4 चौके होता है 16, ठीक है। एक जाएगा हासिल, इधर हो जाएगा 16, ठीक है, क्योंकि 17 है तो 4 चौके 16, एक बचेगा तो इधर जाएगा 16, 4 चौके 16, 44 आएगा, है ना। तो 44 आएगा बाबू, 44 सेंटीमीटर। देख लो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और तो दिक्कत नहीं ना बाबू, ना कोई दिक्कत है। 35 क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की त्रिज्या की परिधियां का अनुपात पूछ रहा है। कहने का मतलब एक मान लो पहले से ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है वो r है। अब क्या करता है कि इस वृत्त का त्रिज्या आधी कर देता है। तो आधी करने के बाद त्रिज्या क्या होगा, r/2 होगा। तो ये पहले जो वृत्त था, ठीक है, तो पहले ये नया था, लेकिन फिर बाद में जाकर के एक और वृत्त बना जो r/2 हुआ इसका त्रिज्या। तो अब ये वृत्त क्या हो जाएगा, पुराना, और ये हो जाएगा नया। तो कहता है कि पुराने तथा नए वृत्त की परिधियां का अनुपात। तो पुराना ये है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो हम लिखेंगे क्या, 2πr वृत्त की परिधि हम लिख दिए। इसको हम r1 से दर्शाते हैं, इसको r2 से दर्शाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो वृत्त की परिधि r1 रख दो, और ये भी वृत्त की परिधि 2πr। r2 को हम लिखेंगे कि r2 की वैल्यू क्या, r/2 दिया है, तो r/2 लिख देंगे। ये से ये कैंसिल, कट गया, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें देख लेंगे कि r1 वो है तो r1 लिखेंगे। अब ये r/2 है ना, अब ये मेन बट्टा है। चलो बट्टा का मतलब भाग होता है, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर और r नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, नीचे आ जाएगा। तो याद रखना कि r1 जो है माने है त्रिज्या, वो हमारे पास क्या रहेगा, r ही रहेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r से r कैंसिल, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 2/1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 2:1 आ गया, ठीक है। तो परिधियों का अनुपात क्या आया, 2:1 हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। आइए यहाँ पे हम 36 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 36वां में कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। अब 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ये पूछ रहा है। मतलब वृत्त की जो परिधि बाबू जो दे रखा है ना, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आपको दे रखा है 44 मीटर पहले से, है ना। त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, बराबर ही हो जाएगा 44, है ना। 2 गुने हो जाएगा 22/7 और गुने r, यानी त्रिज्या तो हमको निकालना है। तो त्रिज्या ये रहेगा 44। अब आपको पता चल गया कि 2 गुने 22 गुने में इसको r लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है। 1 से सभी में गुना करेंगे तो इतना, और 7 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुने में 7। अब काटना है तो काटो, 22 दूना कितना होता है बाबू, 44, ये कट गया। 2 से ये 2 काट दो, कट गया। r की वैल्यू हमारे पास सिर्फ बचा 7, तो त्रिज्या हमारे पास 7 मीटर आ गया, ठीक है। तो 7 मीटर देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 37 को सॉल्व करते हैं। 37 कहता है कि एक पहिए का व्यास जो है ना 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है। चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, पहिए का परिधि आप ज्ञात कर लेंगे, और जो भी परिधि आएगा उससे हम 176 मीटर में भाग दे देंगे, तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी, करेक्ट। आइए हम निकालते हैं। कहता है कि एक पहिए का व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कैसा कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। पहिया होता है बिल्कुल बाबू गोल, ठीक है, और व्यास है अगर 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगा 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब चलो हम, अच्छा ये बताओ, जो 176 मीटर की दूरी जो है वो तय करेगी,
तो तय कौन करेगी? ये पहिया तय करेगी। तो पहिया का क्या घूमेगा? तो घूमेगा भैया परिधि इसका घूमेगा, रे यही ना घूमेगा, यानी वृत्त की परिधि घूमेगा। तो हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले बाबू लिखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? तो हम लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है। अब 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और गुने आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास है 20, तो हम लिखेंगे 20, हमने 20 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अच्छा, सभी को आपस में क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 44 दूना कितना होता है? 88। अभी तो कटने वाला नहीं है तो गुना कर लो। 44 दूना 88 में बोल दिया। 22 दूना 44। अब 44 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी ये और ये 0 रहेगा ना, बटे में 7। तो ये हमारे पास क्या चीज़ में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो ये जो दूरी है ना बाबू, ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो अगर इसमें 100 से भाग देंगे तो आपको क्या आएगा? ये आ जाएगा बाबू 800, यानी 880 और बटे में 7 गुने में 100 से भाग दे देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास आया कितना? ये आया बाबू 88 बट्टे में 10 से 7 में गुना करेंगे तो 70, इतना मीटर आ गया। ये आ गया वृत्त की परिधि मीटर में। अब हम क्या करेंगे? हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी दूरी है उन दूरी में इस परिधि से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, वैसे एक ही नियम से भी बनाते तो बन जाता, ठीक है। तो आइए 176 में हम भाग देते हैं कितना से? 88/70 से, 88 बट्टे में 70 से। तो ये मेन बट्टा है, बट्टा यानी भाग, बट्टा का मतलब भाग होता है। भाग को गुना में ले जाएंगे, तो गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो चलो ना डायरेक्ट कर देते हैं। ये जो है 70 को ऊपर कर देते हैं और 88 को नीचे कर देते हैं। कटने वाला है जो काट लो, और नहीं कटने वाला है तो छोड़ दो। कटने वाला ही होगा क्या, न कटेगा कैसे? चलो काटते हैं। इसको काटो, 35 दूना 70, ये कट गया। 44 दूना 88, ये कट गया। अब इसको काटेंगे तो ये कैसे कटेगा? देखो 8 दूना 16 और ये हासिल जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये भी 8 दूना 88 है ना, 88 दूना 176। ओके, कोई दिक्कत? अब ये 22 दूना 44 कट गया। अब 22 इसको काटो तो 22 चौके ये कट जाएगा, 22 चौके 88, ठीक है। बचा क्या? 4 गुने 35। तो 4 गुने 35 बचा, यही नहीं बचा, 4 गुने 35। तो 4 से 35 पे गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू? तो ये आ जाएगा 5 चौका 20 के 0, हासिल हो जाएगा 2, 4 3 12 2 14, यानी 140 बार चक्कर लगाएगा बाबू। कितने? 140 बार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने इसको समझ लिया। ये 37 हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 38 और 39 को हम सॉल्व करते हैं। 38 कहता है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वृत्त की परिमिति लगा देते हैं और उसके बट्टे में 2 से भाग देकर के निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होता है बाबू? गलत हो जाता है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है यानी आर जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है ना, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। परिमिति अर्धवृत्त की क्या होती है? पाई आर प्लस में 2r होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम इसमें r कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस में 2 आ जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। त्रिज्या के जगह पे रखेंगे 7 और पाई का मान होता है 22 बट्टे में 7 और प्लस में 2। इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 7, अब देखिए 7 एक एलसीएम लेंगे 7, ये हो जाएगा 22 और प्लस में 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना होगा? 7, और 7 से 2 में गुना करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 हो जाएगा, है ना। 22 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 2 6, है ना, 6 हो जाएगा। ओके, और 2 1 3 हो जाएगा। 36 बटा में ये नीचे आ गया 7, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? 36 बचा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो 36 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू? आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 39 क्या कहता है कि 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी क्या कहता है? उनकी त्रिज्या का अनुपात होगी। ये परिधियों का अनुपात है, फिर त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो 2 वृत्त है, मान लो कि ये वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे क्या? 2 पाई आर। एक को मान लेते R1 क्योंकि 2 वृत्त है, और फिर 2 पाई R2 मान लेते हैं को, ठीक है। और 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या? 2:3। तो पहले वाले का 2 है और दूसरे वाले का क्या है? 3 है। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R1 2 आ गया, R2 3 आ गया। तो इसका भी अनुपात यानी त्रिज्याओं का भी अनुपात वही होगा
2:3 ही होगा। ठीक है, 2:3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, आइए बच्चों, अब हम 40वां प्रश्न जो है हम सॉल्व करते हैं। 40वां प्रश्न कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई घड़ी होता है, जैसे कि ये घड़ी है। अब घड़ी जो होता है वो तो गोल ही होता है, तो घड़ी के मिनट की सुई जो है भैया, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 21 सेंटीमीटर है। मतलब क्या समझे कि ये तिरजा जो दे रखा है भैया 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मान लो कि ये सुई है, टिक 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 करते यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये 10 मिनट समझो। अब 10 मिनट में है जो बाबू रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले बात करो कि यहाँ से टिक टिक करते यहाँ तक आए, एक तिर्जखंड बन गया। तो तिर्जखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो आपको थीटा तो पता होना चाहिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर ये सुई पूरा घूम लेती है, यानी चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने मिनट में जब ये पूरा गोल घूम लेगा तो 60 मिनट ही घूमता है ना। तो भैया ये 60 मिनट में जो है ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 1 मिनट में बाबू 360/60 मिनट का कोण बनाएगा। तो काट दो इसको, तो 6 × 36 6 है ना, 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब वही हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट तक जा रहा है घूमते हुए, तो ये 10 मिनट यहाँ तक, अब इतना दूर में कितना कोण बना ये पूछ रहा है। तो 10 मिनट में देख ले, 10 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 10 मिनट में वही 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में क्या 6 से गुना कर देंगे 10 में, तो 10 से कितना होगा बाबू? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो थीटा हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो थीटा आ गया, तिरजा आ गया, तो क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो तिर्जखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 डिग्री बाबू पाई r स्क्वायर होता है। तो हम निकाल लेते हैं, थीटा का मान है 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई का मान 22/7 और गुने में तिरजा हमारे पास दे रखा है बाबू कितना? तो 21। तो हम 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 × 21 हम कर सकते हैं। काट दो, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटो तो 6 × 36 कट गया। अब 7 से काटो तो 7 × 21 कट गया। 3 से काटो तो 3 दूना 6 कट गया। 2 से काटो तो ये 11 दूना 22 कट गया। अब बचा 11 से 21 में गुना। अब हम क्या करेंगे? 11 से गुना करेंगे 21 में, तो कितना होगा बाबू? तो ये हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 2 231 होगा। मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, 11 से गुना करना पड़ता है ना, तो हो जाता है आराम से, ट्रिक है सबका। तो 231 आ गया बाबू। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 40 हो गया। आइए हम 41 लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम 41 देखते हैं। 41 कहता है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, ये आपको पता होगा। ये हमारे पास शंकु है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है ना, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर बाबू, तो 15 सेंटीमीटर। और इसकी जो तिर्जा दे रखी है बाबू कितना? तो वो दे रखा है भैया शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? पाई r × l + r होता है, करेक्ट। अब पाई का मान होता है 22/7 गुने में r हमारे पास कितना है? त्रिज्या 14, तो 14 इंटू, अब इधर देख लो l हमारे पास कितना है? तिर्यक ऊंचाई जो है, ये तिर्यक ऊंचाई L को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो L हमारे पास है 15 बाबू और प्लस में तिर्यक हमारे पास है 14। मैंने कर दिया। अब यहाँ से करेंगे क्या? 7 दूना 14 काट लो ना, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा 22 दूना 44, ठीक है। अब ये बीच में गुना ही रहेगा, याद रखना। 15 और 14 को जोड़ दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या कुछ गलती कर दिया क्या? 5 4 9, ठीक है, 1 1 2 29 हो गया। 44 में 29 से गुना कर लो ना बाबू, क्या दिक्कत है? 44 में अगर हम 29 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 3 से 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 हो गया। 9 चौक 36, 36 और 3 कितना होता है? 39, 39 के 9 हासिल 3, ओके। और हमारे पास बचा 4 दूना 8, 4 दूना 8, यही ना बचा। अच्छा, कैरी तो लिए थे? नहीं लिए थे, चलो ठीक है। ये जो पूरा 39 है 39 ही रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 4 दूना 8, 4 दूना 8 जोड़ दो 6 हो गया। 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1 हो गया। 8 3 11, 1 12, 1276 आ गया बाबू। कितना आ गया? 1276। देख लो कहाँ है, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो क्षेत्रफल का इकाई
स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 42 देखते हैं। 42 कहता है कि एक घन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो सबसे पहली बात है कि घन का आयतन क्या होता है बाबू, तो घन का आयतन होता है एल क्यूब, और ये हमारे पास हो जाएगा 2744। ठीक है, अच्छा ये क्यूब हटेगा तो इधर घनमूल लग जाएगा, तो ये एल बराबर, एल जो होता है किनारा होता है, तो ये हो जाएगा 2744 और ये रूट अंडर और ये घनमूल निकालेंगे। ठीक है, अच्छा 2744 है ना, तो 2744 आपको पता होगा कि 14 गुने में अगर हम 14, आप लोग फैक्टर कर लेना, 14 गुने अगर हम 14 कर दे 3 बार, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है बाबू, 2744 आ जाता है। और घनमूल कहता है कि 3 में से एगो निकालो। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 गो यहाँ पे 14 है तो एगो 14 बाहर आएगा, तो हमारे पास 14 आ गया एल। अब कहता है क्या है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 6L स्क्वायर होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, 6 गुने में एल के जगह पे 14 रखेंगे और 14 का स्क्वायर, एल स्क्वायर है तो यानी 14 गुने 14, 14 गुने 14 कितना होता है, 196 होता है बाबू। ठीक है, अब 196 में 6 से गुना करो, 6 36 के 6, हासिल हो गया बाबू 3, है ना, 9 छक 54, 54 और 3 57 के साथ हासिल गया 5, 6 एकम 6, 5 11, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो 1176 ये है हमारे पास करेक्ट आंसर, कारण सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आ गया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम 43वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 43वां प्रश्न कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि अगर किसी गोले की त्रिज्या पहले से r है, ठीक है, 3 गुना हो जाने पर, यानी त्रिज्या जो है वो 3 गुना हो जाने पर, 3r हो जाने पर कहता है कि गोले का आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है बाबू 4/3 गुने पाई आर क्यू होता है, पता है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे गुने पाई, और r के जगह पे रखेंगे 3r, तो 3r का होल क्यू कर देंगे। अब देखो 4/3 हो जाएगा, गुने में पाई हो जाएगा 3r का होल क्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 3 9 9 27 लिख सकते हैं, 27r के पावर 3 लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे हम। अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, 27 को ना सिर्फ आगे कर देंगे। चलो हम इसको अलग कर लेते हैं, 27 और गुने में इधर जो बच गया ये 4/3 बच गया, और ये क्या बच गया, पाई बच गया, और इधर क्या बच गया, आर क्यू बच गया। तो वास्तव में ये है क्या, तो वास्तव में ये जो है गोले का आयतन है, और आगे 27 से गुना हो रहा है, तो यानी गोले का आयतन जो है भैया कितना गुना हो गया, 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ 44वां प्रश्न कहता है कि इतना इतना का परिसर होगा। तो परिसर तो कई बार बता चुके हैं, आपको पता होगा कि परिसर कैसे निकालते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 है बाबू, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 9 है। घटा देंगे तो कितना आ गया, 21 आ गया। तो बउआ 21 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 45 कहता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब 3 लगातार प्राकृत संख्या, 3 लगातार प्राकृत संख्या होना चाहिए, गिनती वाली संख्या। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 लगातार प्राकृत संख्या हो गया। इसका माध्य, माध्य कहता है कि प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, जितनी संख्या उन सभी को जोड़ दो। तो जितनी संख्या उन सभी को जोड़ दो, और बट्टे में जितनी संख्या 3 रख दो। 1 2 3 है तो 3 रख दो। अब भाग दे दो, 3 2 5 1 6, और बट्टे में 3, 3 दूनी क्या होगा 6, तो बराबर आ गया। तो आंसर है ना, तो करेक्ट आंसर बी आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते बाबू, अगला प्रश्न लेते हैं। ये है 46 कहता है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। बाबू प्रथम 10 जो है ना वो सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कैसे निकलेगा, तो सम प्राकृत संख्या प्रथम 10 है ना, तो 2 है पहला सम प्राकृत संख्या, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 पंचे अरे यार क्या कर रहा हूँ 2 नमा 18, 2 दाई 20। चलो कोई क्लिप काट के वायरल कर दे, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब क्या है, सम प्राकृत संख्या है प्रथम, ठीक है। तो टोटल 10 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब कहता है क्या है यहाँ पे बाबू, कहता है कि प्रथम 10 है ना,
क्या मैं क्वेश्चन था प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो ये सब सम संख्या है और 10 गो है, इन सब का माध्य निकाल, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इन सब को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, 2 का खाता है ना, तो 2 में 55 से गुना कर दो तो इन सभी का योग आपको पता चल जाएगा। अब 3 का खात लिखोगे तो 3 को 55 से गुना कर दोगे तो उन सभी का योग पता चल जाएगा। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। तो कितना होगा, यानी 2 4 6 सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो आपको एक ट्रिक बता दिए, 55 दूना कितना होता है 110, 55 से गुना कर दो इतना आ जाएगा। इन सभी की जोड़ोगे तो 110 होगा। प्रेक्षणों का योग हो गया इतना। अब प्रेक्षणों की संख्या टोटल 10 है, 10 से भाग दो, 0 से 0 कट गया तो 11 आंसर आ गया बाबू। 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पीडीएफ जब लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, तो 46 हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, 47 सॉल्व करेंगे। 47 क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 47 कहता है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, प्रथम 5 जो है विषम संख्या, तो विषम संख्या, पहली विषम संख्या कौन है, जैसे कि ये 1 क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद 3 क्या है, विषम संख्या है। देन उसके बाद 1 3 हो गया, 5 हो गया बाबू, है ना। उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद कितना 9, ये सब विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 को हो गया विषम संख्या। तो प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों, 3 1 4 और 4 5 9, 9 दूना 18, 18 और 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 है तो 5 50 25 हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा 5 आंसर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 47 का हो जाएगा बुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, 48 देखते हैं। 48 में कहता है कि 48 देख लो यहाँ पे क्या कहता है बुआ, 48 है ना। 48 कहता है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9, इसका आपको बताना है कि बहुलक। बहुलक जो ज़्यादा संख्या ज़्यादा बार रिपीट होगा वो बहुलक। 7 एक बार 2 बार 3 बार रिपीट है, ये बहुलक हो जाएगा, आंसर करेक्ट 7 हो जाएगा। तो ये 48 था। 49 कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं बाबू, तो मानक विचलन है। क्या है, मानक विचलन। ठीक है, विचलन, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, तो 49 का, है ना। 50 कहता है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। माध्यिका होगी, अरे रे हट, माध्यिका आपको निकालना है। ये क्वेश्चन तो लास्ट में हम आपके लिए छोड़ेंगे और हम आपको तरीका बता देंगे जिसको नहीं आता है। 8 है, 7 है, 12 है, 15 है, 10 है, 9 है और 11 है। इसका माध्यिका निकालिए। सम संख्या विषम संख्या का अलग निकाल जाता है। सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना। ठीक है, तो सजा लेते हैं। 7 पहले है छोटी संख्या, 7 के बाद 8, उसके बाद है 9, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद क्या है 11, अरे रे रे रे, 9 के बाद 10 है, उसके बाद है 11, उसके बाद है 12, 12 के बाद डायरेक्ट है 15, है ना, 15 रख दिए। अब देखो कितने हैं, इसमें कितनी संख्या है, विषम संख्या, बीच वाला उठा लो ना, 3 को इधर से 3 को इधर से, संख्या हो गया 10, आंसर करेक्ट हमने बना ही दिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 को है बाबू। इसका जो पीडीएफ है ना, देख लो, पीडीएफ जो है ना आपको pankajstudycenter.com पे जाके देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके।